आगे चलूंगा क्योंकि आज इस शो में जो हाल में लिस्ट हुई थी टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज, उस कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर वॉरेन हैरिस साहब भी आगे कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। जो नंबर्स आए थे उस पर बातचीत करने के लिए। वैसे वॉरेन सर हिला रहे हैं, उनको पता चल गया उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती है, तो उनकी हिंदी तंग है, अपनी अंग्रेजी तंग है। शर्मिला आपको बीच में बताएंगी उन्होंने क्या कहा। लेकिन मार्केट स्क्रीन्स पर है। बढ़िया गैप अप मिला भारतीय बाजारों को क्योंकि समीकरण बढ़िया थे, ग्लोबल संकेत अच्छे थे, 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने थे, तेजी डाइजेस्ट करनी थी यूएस के बाजारों की, प्लस डोमेस्टिक कुछ स्टॉक्स की चाल देख के लग रहा है अब कि डोमेस्टिक संकेत भी अच्छे हैं। हाथों हाथ लिया है वो बिहार के जो ओवर द वीकेंड समीकरण बदले। गैप अप के साथ शुरुआत के बाद एक ही कंसर्न था, इस बाजार का टेक्सचर बिगड़ा हुआ है पिछले 2 हफ्ते से, उछाल में बिकवाली करने का टेक्सचर है। तो आज यही एक डर था कि अगर हम गैप के साथ खुलने वाले हैं तो उसके बाद समीकरण कैसे बैठेंगे। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। उस गैप के साथ खुलने के बाद और ट्रैक्शन और मोमेंटम, दिन के हाईज 1.5% के उछाल के साथ भारतीय बाजार 650-660 के जोन पे इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और दिखाइए निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज गजब किया हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन में। बाजार का हैवी वेट 4% का उछाल, पहली बार 19 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन, पहली बार 2800 के ऊपर वो शेयर जाके खड़ा हुआ नजर आया। प्लस वो देखिए स्क्रीन पे कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर, जोड़ दीजिए रिजल्ट से पहले लास्ट दिन 2 ब्रोस कड़ी में, ये सब मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। तो बढ़िया स्क्रीन है, बढ़िया दमकम है। हाँ, कुछ हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिनके थ्रू ये सारी तेजी चैनलाइज हो रही है, लेकिन ऐसे ही होता है बाजार में। 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। बस एक ही इशू है, 21,600, 21,700 आज सुबह जो बातचीत हो रही थी, जब वो पिरामिड दिखाए थे, बेसिकली कॉल राइटर्स का जोन है जहां पे अब हम इस समय खड़े हुए हैं, 21,600 और 21,700। तो यहां पे जरा सा वॉच आउट करने की जरूरत, कैसे बिहेव करता है वो ऊपरी स्तरों पर जाते हुए बाजार। लेकिन चलिए सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज नोएडा और आज कोलकाता जाना है। जो जहां जहां जाना है सब आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। शुरुआत कर रहा हूं नोएडा से निशा शर्मा के साथ। निशा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, क्या करते हो नोएडा में आप मैम? बहुत ठंड हो रही है वहां पे? या थोड़ी बहुत अब कम हुई है, मतलब आज तो थोड़ा सा सनलाइट आया है, अदरवाइज कल बहुत ठंड थी। तो सुबह फॉग वॉग बहुत ज्यादा है, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वीरू आए थे लिखते रहते नहीं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैं जानना चाहता था सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सच ही जी बोल जी रहे हैं, जी। वो दिक्कतें हैं। हाँ, निशा मैम, तो कितने समय से बाजार में आप हो, कैसे स्टॉक्स चुनते हो? जी मैं बताती हूँ। ऑनेस्टली आई हैव स्टार्टेड इन अगस्त दिस ईयर ओनली। अगस्त से ही मैंने स्टार्ट किया है। मैं वर्किंग थी बट मेरा बेबी हुआ है अभी, सो मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा बहुत स्टॉकिंग सिखाया। उसके साथ साथ फिर मैं आपके चैनल को देखते देखते एक्सपीरियंस की, एंड प्लस यूट्यूब वीडियोस और सब देख के मैंने अभी तक अपने पोर्टफोलियो में 20 मतलब शेयर्स का कर रखा है मे बी, और बाकी अभी कुछ आईपीओस में डाल रही हूँ। तो जो मेरी अपनी एनालिसिस है उसके बेसिस पे ही मैं परचेज और मतलब मेनली मैं लार्ज कैप में ही फंडिंग डालती हूँ, जो ब्यूटीफुल। ताकि मैं थोड़ा सा और लर्निंग ले लूँ, उसके बाद ही फिर आई विल गो फॉर सम रिस्क, लाइक तो लाइक बेसिकली विद अभी लॉन्ग मोर टर्म के हिसाब से ले एक्सपीरियंस रहे एंड हो सारे नॉलेज। स्टॉक्स, ऐसा मानूं? अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो कुछ ले रहे हो लंबी अवधि के लिए रख रहे हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। व्हाट इज माय टारगेट दैट आई जितना भी मैं लूं वो मैं लॉन्ग टर्म लूं, मतलब 1 साल 1.5 साल के लिए ही मैं फ्रीज करके चल रही हूँ। इसलिए मेरा पोर्टफोलियो भी सारे लार्ज कैप फंड्स पे ही है। बहुत 2-3 फंड्स होंगे जो मैंने मिड कैप उठाए थे, जैसे अभी मैंने ज्योति सीएमसी के आईपीओ डाला था, उसमें मेरा अलॉट हुआ। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने 50 शेयर रख के बाकी सारे सेल ऑफ कर दिए थे, बिकॉज बहुत मैं खुद बढ़िया। श्योर नहीं थी। सो इस बिल्कुल। तरीके का एक्सपीरियंस, और जो आपकी मॉर्निंग वाले शोज में जो मिलती हैं एडवाइस, उसी के बेसिस पे मैं आगे फंडिंग डाल रही हूँ। अभी भी मैंने 2 आईपीओ भर रखे हैं, अब जो भी उन आईपीओ पे आएगा रिजल्ट तो विल सी। बाकी विप्रो निशा मैम, जो मेरे, हाँ, निशा मैम, हाँ जी, विप्रो ले रखा है कि लेने का मन है? तो मैंने ले रखा है, 20 शेयर्स है मेरे पास। हम्म। बट उसमें मुझे कुछ इस तरीके का पोटेंशियल दिख नहीं रहा है, बिकॉज अगर मैं बोलूं आपको, अक्टूबर एंड में मैंने लिया था, उसके बाद से इसमें फॉल डाउन ही दिख रहा है। तो 473 आज आया है सिर्फ रेट, जिस रेट पे मैंने खरीदा था 2-3 महीने पहले।
तो अब मुझे यही पूछना है कि उसको मैं आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, मतलब बेसिकली 3 महीने हो गए, जहां खरीदा था वहीं खड़ा है आके। इस बीच में दबाव भी देख लिया अपन ने। हाँ ऑफ कोर्स, फिर अभी आप देख ही रहे हैं मार्केट का, तो अच्छा है कि फिर हम मैं लार्ज कैप में वो फंड रिलीज करके आई यूज समवेयर एल्स। ये मेरा थोड़ा सा है, आगे आप जैसे एडवाइस मुझे मिलेगी मैं वही करना चाहूंगी। बेचारा विप्रो भी लार्ज कैप ही है, लेकिन ठीक है। इसीलिए मैं हाँ जी। भाई, शर्मिला क्या करना है? अच्छा ये बताओ निशा मैम, और भी आईटी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में कि विप्रो ही लार्ज कैप्स में है? मैंने विप्रो और एलटी माइंट्री का डाला हुआ है। ओके शर्मिला, आंसर जी। करो भाई, क्या करा जाए लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म मतलब 1-1.5 साल के टाइम होराइजन के विप्रो करंट भाव पे सही है कि नहीं है? तो वेरी ऑनेस्टली, एक तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस कहा अब तक और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है वो मुझे बहुत पसंद आया, जो उनकी स्ट्रैटेजी रही है। लेकिन जहां तक विप्रो का सिलेक्शन है, मेरी दिक्कत थोड़ी सी वहां पर है, क्योंकि अगर आप जो 4 बड़े जो हम आईटी मेजर मानते हैं, 5 गिने समझे, टेक महिंद्रा को भी उसमें इंक्लूड किया, तो मेरा लीस्ट फेवरेट स्टॉक हमेशा विप्रो रहा है। तो मेरी राय, अपने एलटीआई माइंट्री भी लिया है, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। और इसमें सिर्फ मेरी एक ही राय रहेगी कि आप एलटीआई माइंट्री में विप्रो को कन्वर्ट करिए और उसके साथ आप थोड़ा लंबा समय बने रहिए। सो दैट वुड बी माय एडवाइस, क्योंकि स्टॉक्स है जो दिसंबर जनवरी से चल चुके हैं, तो अभी के लेवल पर अगर आप कोई भी स्टॉक में एंट्री लेंगी तो आपको वहां से पैसे बनाने के लिए थोड़ा उसको समय देना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि विप्रो को आप एलटीआई माइंट्री में कन्वर्ट करिए एंड देन बी पेशेंट विद इट। मतलब ये 20 स्टॉक्स भी एलटीआई माइंट्री और ऐड कर लें, उस पर ज्यादा कन्विक्शन है, विप्रो पे नहीं। ठीक बात है। विप्रो कैसे चुना था? अभी मैंने देखा था थोड़े से, मैंने जैसे मैंने अपना सेग्रीगेशन ऐसे करा था पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करके कि कुछ आईटी के शेयर्स लिए थे, उसमें विप्रो ले लिया नहीं तो और ये कुछ विप्रो उस क्यों टाइम पे लिया? शायद मार्केट इन्फोसिस, एडवाइस भी थी। टीसीएस और बाकी क्यों छोड़ दिया और विप्रो क्यों लिया? मैं ये इसलिए पूछ रहा था। उस टाइम ऐसे पे ही? शायद एडवाइस का था। हाँ, मैं ठीक ये है, कह सकती हूँ कि उस टाइम एडवाइस का था, इसलिए मैंने विप्रो ठीक है, परचेज विप्रो किया से था। निकलेंगे, एलटीआई माइंट्री पे जाएंगे। कोलकाता जा रहा हूं, अद्रिता बिस्वास जी स्क्रीन पे। अद्रिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। हाय, गुड अद्रिता आफ्टरनून मैम सर। क्या करते हो कोलकाता में आप, और कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हुए हो? मैं 4-5 साल से हूँ, अरे वाह, 2019 से। हम्म, 2019 से तो बढ़िया रहा। 5 साल जर्नी कैसी रही? परफॉर्मेंस कैसा है पोर्टफोलियो का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। काफी प्रॉफिट मैंने बुक कर ली। अरे वाह, वो अहमदाबाद वालों के बाद कोलकाता वाले ही जाने जाते हैं शेयर बाजार में तो। अद्रिता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा एक्चुअली इंडियन ऑयल का है शेयर 15,200 @ 73.24। तो मैं क्या करूँ, होल्ड करूँ? मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं 3-4 साल और रख सकती हूँ। अरे वाह, इतनी तगड़ी क्वांटिटी और पैसा डबल। लीजिए भाई, अब क्या करा जाए शर्मिला? ये जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, आम चुनाव। शर्मिला, थोड़ा सा नर्वसनेस आएगी क्या स्टॉक में, या बने रहूं? मेरा टाइम होराइजन लंबा है, आप चाहो तो क्वांटिटी भी बहुत तगड़ी है। अच्छा अद्रिता मैम, इस बीच कोई प्रॉफिट टेकिंग करी इस स्टॉक से या बिल्कुल नहीं करी? जितने लिए थे अब तक उतने ही है? मैं कर रही हूँ, हाँ? शॉर्ट टर्म भी करती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ 15,200 स्टॉक जब पहली बार लिए थे तब से अब तक इतने ही है, या बीच में कुछ नहीं, आधा बीच मुनाफा में बुक किया है? नहीं, बीच में बोनस शेयर भी मिला था ना सर, तब भी ली थी मैं कुछ स्टॉक्स। ऐड ही करा है, अभी प्रॉफिट हाँ, टेकिंग हुई है। ऐड हाँ, ऐड ही करती जा रही हूँ। भाई शर्मिला, क्या करा जाए? वेरी ऑनेस्टली, उन्होंने बहुत सही प्राइस पर इस स्टॉक को लिया है और शायद हमको इनसे एडवाइस लेनी चाहिए। बट जोक्स असाइड, आई थिंक कि आपको ये करना चाहिए कि इस कॉस्ट को और थोड़ा नीचे लाइए, क्योंकि ये स्टॉक काफी चल चुका है। आई विल नॉट से कि आपको इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इनके प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने 73 पर लिया है तो आप जानती है कि ये स्टॉक वहां तक भी फिसल सकता है। सो यू आर सिटिंग ऑन गुड मनी। तो मेरे हिसाब से इसका कॉस्ट और आप नीचे लाइए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट, कोशिश करिए कि एकदम जीरो कॉस्ट पे हो या रिस्क फ्री हो, इस तरह की आप कोशिश करें। आपको एकदम जीरो कॉस्ट पे लाना होगा तो आपको आधी क्वांटिटी बेचनी होगी, नहीं तो इवन आप आधी भी नहीं बेचे तो भी 30% मेरे हिसाब से क्वांटिटी यहाँ से बेचिए और बाकी के साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो कंपनीज रहती है इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू काफी अच्छी रहती है। और जो नए बिजनेसेस आईओसी कोशिश कर रही है जाने में, मेरी उम्मीद एक्चुअली ज्यादा वहां से बनी है, लेकिन उसके लिए आपको काफी पेशेंस रखना होगा। 1-2 साल शायद इस तरह का होराइजन रखना होगा। तो उसकी अगर आपको तैयारी होगी तो मेरे हिसाब से आप 30% यहाँ पर बेचकर थोड़ा प्रॉफिट, इसमें आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग थोड़ा और नीचे करिए और बाकी शेयर्स के साथ
करेंगे। तो मुनाफा तो पाल लेने का, अपनी कॉस्ट को तो निकाल लेने का, फ्री पैसे को राइड कर लेने का, ये ज्यादा बेहतर है। कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जरूरत है। निशा मैम, अगला सवाल। Yes, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर देवयानी इंटरनेशनल। मैंने उसकी 150 शेयर एट द रेट ऑफ 179 के प्राइस पे लिए हैं। सो अभी मैं बिगनर हूँ तो इसलिए थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ। तो इसमें मैम भी फॉल डाउन आ रहा है, तो ये रखें मैम या फिर कैसे करूँ? आगे के लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। नहीं, बिगनर हो ठीक है, पर ये स्टॉक कैसे चुन रहे हो? देवयानी इंटरनेशनल कहां से आया? देवयानी इंटरनेशनल मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था, तब हमने परचेज किया था उसको, मैं आपको बताऊं। अदरवाइज जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें मेजरली बैंक्स है, टाटा मोटर्स है, और मतलब जो आपका बड़े मतलब बिग बिजनेस देख ब्रांड के है। डिसाइड किया था कि कंपनी का नाम देख के? हाँ, और बाकी मेरे को एक मजाक कर और रहा हूं। अच्छा, मैं क्विकली, क्योंकि मैनेजमेंट इंतजार कर रहे हैं। शमला मैम, भाई देवयानी इंटरनेशनल 179 की खरीद है, नीचे ही चल रहा है वहां से, और ये प्रेशर में है, बाकी ठंडा पड़ा हुआ है। ये जनरली कंज्यूमर फेसिंग कंपनी, सब लदे हुए मूड ही लग रहा है सबका। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो पूरा QSR स्पेस है, हम देख रहे हैं कि काफी प्रेशर में है। देवयानी इंटरनेशनल, जैसे आप जानते ही है, इस KFC, जो KFC का फ्रेंचाइज चलाते हैं इंडिया में, दे आर देवयानी इंटरनेशनल। तो मेरे हिसाब से ठीक है स्टॉक, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं, यहाँ से भी और गिर सकता है मुझे लगता है। वैल्यूएशन जो है, नतीजे जो है, तो थोड़ा आप मेरे हिसाब से यहाँ से और अगर गिरता है, समझो 5-6% और यहाँ से गिरता है, तो थोड़ा एवरेजिंग करने का सोचिए और फिर बने रहिए। लेकिन आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है ना, वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो इससे भी अगर आप पूरी तरह से निकल के दूसरे लार्ज कैप कंज्यूमर नेम में अगर कन्वर्ट करना चाहे, लाइक टाटा कंज्यूमर, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। अद्रिता मैम, क्विकली अगला सवाल। मेरे पास CESC का शेयर है 1000 एट द रेट 121.23, तो उसका क्या करूं मैं? शॉर्ट टर्म व्यू है सर, 5-6 महीना रख सकती हूँ। और नहीं, बहुत अच्छे मूव एंजॉय कर रहा है ये, खबरें भी अच्छी आ रही हैं शर्मिला, लेकिन बहुत तेजी ऑलरेडी हो चुकी। CSC क्या करूं? मेरा है ट्रेडिंग पोजिशनर वाला मामला, 16-17 रुपए गेंस पे बैठी भी हुई हूं मैं। तो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर की जो पोजिशनल कॉल है उस पर, यानी 5-6 महीने का व्यू। लेकिन एक ही चीज मैं कह सकती हूँ कि बजट इज जस्ट 4 days अवे, और ये जो कोर सेक्टर्स है ना, इनके लिए ये बजट काफी अहम रह सकता है। वेदर इट इज स्टॉक्स लाइक पावर ग्रिड और CSC, या जो कोई पावर स्पेस में है, हमने REC, हमने देखा है कि NTPC में रनअप भी काफी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से 4 दिन तो आप रुक ही सकती है, और वहां से देखिए कि किस तरह से माहौल बनता है ये पूरे सेक्टर के लिए, एंड देन टेक अ कॉल। लॉन्ग टर्म पे तो मुझे स्टॉक ठीक ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि आप शॉर्ट टर्म है, मेरे हिसाब से आप और 4 दिन रुककर बजट किस तरह का इंडिकेशन देता है वो देख। और शर्मिला से बिल्कुल ठीक, तो बजट का इंतजार कर लीजिए, देखते हैं क्या निकल के आता है। इस नोट पर निशा जी, अद्रिता जी और शर्मिला जी, थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। शर्मिला मैम, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। इस बीच टाटा टेक्नोलॉजीज के CEO और MD वॉरेन हैरिस साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। एक बार क्विकली नतीजे रख देता हूं, फीके से थे। डॉलर आए, रुपए में आए, 1.5% के आसपास का उछाल। हाँ, मार्जिन का परफॉर्मेंस बेहतर था, एक्सपेंशन हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। हैरिस साहब को दिखाइए स्क्रीन पे। गुड आफ्टरनून हैरिस सर। We spoke at the end of 2023 and you had shared some concerns on your key clients. I guess VinFast was that key client of yours. How has their ramp downs impacted business? Because you've only delivered 11% constant currency revenue growth versus, 15% plus revenue growth in the first half of this financial year. Well, I think there's two factors that contributed towards the sort of tapered growth that we saw in the third quarter. One is it's a seasonably soft period for us on account of festivals and the Christmas holiday in different parts of the world. But as I signaled at the end of calendar year 2023, we are transitioning at VinFast from the detailed engineering and development of 2 electric vehicles towards launch support. And as with many new energy vehicle companies, once they develop vehicles, they pivot towards focusing on building and selling them.
and that's what's happening at VinFast. We expect that focus to be maintained for about 12 months. And we then expect them to come back to further investments in their portfolio. They are building manufacturing capacity in North America. So in order to satisfy that, they're going to have to build new products. But we think in the short term they'll be looking to build the products that we've developed for them and stimulating demand, not just in Vietnam but in different parts of the world. Warren sir, your other key client, Tesla, has in the recent past seen increased competition from Chinese players. They've also temporarily shut down their Berlin factory due to, I guess, supply disruptions in the Red Sea. Is that a cause of concern for your Q4 performance? I don't think so. I think Tesla continues to demonstrate its leadership across the entire electric vehicle space. I think the chairman, the ex-chairman of VW Group a couple of years ago positioned that Tesla still enjoyed a 5-6 year advantage on the rest of the industry. Certainly your comments about China are appropriate. I think the Chinese are catching up pretty quickly, but I think Tesla continues to enjoy a significant advantage in terms of technology and in terms of their product portfolio, and we continue to expect big things from Tesla. Also, let's focus on your new deals. You have signed 5 this quarter. Can you give some texture on these deals? How many from automotive and aerospace? Yeah, we're really excited about the large deal conversions in Q3. We had 4 large deals in the automotive industry and 1 with a European aerospace OEM. The largest deal was a 50 million TCV deal with a North American automotive OEM. They're looking to add capacity, but they want to do it here in India, and we're going to partner with them to stand up that team. With the European aerospace OEM, one of the big challenges in aerospace is manufacturing throughput. The industry's bounced back after the pandemic, and both OEMs, Airbus and Boeing, can't build enough aircraft. And so, we're working with this European OEM to help them with accelerating manufacturing throughput through digitization of their manufacturing operations. We've won a top hat deal in China. We have also won an extension of our digital thread activities with a new energy vehicle company in North America, and we've won a big embedded deal with a high-end luxury automotive OEM in the UK. Warren sir, thank you so much for joining us on CNBC Awaaz and sharing those interesting insights about your business. तो वारेन सर तो कॉन्फिडेंट है आगे के आउटलुक को लेकर, लेकिन कुछ इश्यूज हैं. विनफास्ट पिछले क्वार्टर में इश्यूज आए थे, इस क्वार्टर में टेस्ला तो इनफैक्ट आज से ही अपनी जर्मनी बर्लिन की फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा, बंद कर रहा है सप्लाई शटडाउन, और इसके की क्लाइंट्स हैं तो टाटा टेक्नोलॉजीज. इसीलिए वैसे वारेन सर से हम लोग बातचीत कर रहे थे और इस स्टॉक पे मैंने आज सुबह चाचा जी से बातचीत करी थी, गाबा सर से. उन्होंने कहा था 1165 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तो स्टॉक से दूर रहने का, और ऐसे ही हुआ. आज 1164 तक गया, वहीं से पस्त पड़ गया स्टॉक. ये देखिए आपकी स्क्रीन पे. खैर, चाचा जी से बहुत डिटेल में बातचीत करूंगा. चाचा भतीजा निफ्टी लेकर आऊंगा 1 बजे आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. आप लोग वहां जुड़िएगा. ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक.